लड़कियों और महिलाओं पर बुरी नज़र रखने वालों को ही पता होता है कि उन तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही साधन बचता है, वह ही खुद उनकी तारीफ करना। और उसी तारीफ़ों के पुल में लड़कियों और औरतों को बांध भी लेते हैं, लेकिन उसके हिसाब से एक ना एक दिन बड़ा ही तौर तरीके वाला, संगत वाला इधर इंजाम भी भुगतना पड़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक युवक होता है, एक औरत को अपने जाल में फंसाने के लिए उसके लिए तारीफों का फूल बांध देता है, जिसकी वजह से वह औरत उस युवक के जाल में काफ़ी बुरी तरह से फंस जाती है। लेकिन उस युवक की वजह से उस औरत का पति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ही बॉर्डर लगता है बिहार, और ठीक उसी का ही बॉर्डर के ही करीब उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है देवरिया। और देवरिया में ही एक बहुत ही पुराना चीनी मिल होता है, जो बहुत ही जाना माना उस इलाके का चीनी मिल है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 18 अप्रैल का ही। तो सुबह सुबह का टाइम होता है, तो कुछ व्यक्ति होते हैं चीनी मिल की तरफ मौके पर अपने काम काज के लिए अब जा रहे होते हैं। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति की नज़र जो होता है, एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे पड़ता है। लेकिन जब पड़ता है तो वह व्यक्ति देखता है, एकदम सन रह जाता है, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ा होता है। वह जो व्यक्ति होता है देखता है, पूरी तरह से सन रह जाता है, और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब 112 नंबर पर दे देता है। कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही वह मामले को काफ़ी गंभीर समझते हैं, इसीलिए इसकी जो सूचना होता है उसी समय अब देवरिया कोतवाली में दे देते हैं। लेकिन वहाँ के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं अब इधर डीजे सिंह अब जैसी खबर पाते तुरंत ही अपने दल बल टीम को लेते हैं। लेने के बाद बिना टाइम गंवाए घटनास्थल की तरफ बढ़ जाते हैं और पहुँचते हैं, देखते हैं कि सही में वही पेड़ के नीचे एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग इधर 40 से 42 साल के बीच दिख रहा होता है। लेकिन कुछ दूर पर एक खून से सना हुआ ईंट पड़ा होता है। थाना इंस्पेक्टर इधर डीजे सिंह जब देखते हैं ना, समझ जाते कि मामला क्या हो सकता है। उनको भी यकीन हो जाता कि इसी ईंट के उपयोग कर कर इस व्यक्ति को बेरहम तरीके से इसकी हत्या की गई है। लेकिन उसका जो चेहरा होता पूरी तरह से उस ईंट से बिगाड़ दिया गया होता। अब थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं तो तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं, लेकिन पुलिस को वहाँ कुछ साक्ष्य ऐसा नहीं मिलता कि जिसकी वजह से उस अनजान व्यक्ति की पहचान की जा सके। वहाँ जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं सबसे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद वहाँ के दो सिपाही होते हैं, दोनों सिपाही जो होते हैं अब जाते हैं उस युवक की उसी समय अब जेब की तलाशी लेते हैं। तभी जेब में एक आधार कार्ड निकलता है। उसी आधार कार्ड में ही सबसे ऊपर ही लिखा होता है अब धनंजय पांडे। लेकिन ठीक उसी के नीचे उसका अपना पूरा का पूरा पता भी लिखा होता है, जो ठीक है बिहार का ही जाना माना एक ज़िला पड़ता है गोपालगंज। और ठीक उसी में ही एक कुचाय कोट थाना पड़ता है, और ठीक उसी में ही अमवा गांव पड़ता है। उसी गांव का ही रहने वाला होता है इधर धनंजय अब पांडे। पुलिस की टीम जैसे ही अब धनंजय पांडे के नाम पता देखने के बाद उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब कुचायकोट थाने में दे देती है, ताकि इधर धनंजय पांडे के पूरे परिवार वालों को इस चीज़ की जानकारी दे सके। कुचायकोट के थाना इंस्पेक्टर खबर पाते तुरंत ही इसकी जो सूचना होता है अब इधर धनंजय पांडे के परिवार वालों को भिजवा देते हैं। पुलिस की टीम घटनास्थल की इधर तौर दर के निरीक्षण भी करना शुरू कर देती है। तभी कुछ मिनट बीतता है,
वहाँ पर फोरेंसिक टीमें भी पहुँच जाती है, बड़े अधिकारी पहुँच जाते हैं, तौर तरीके से निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर 3 से 4 लोग पहुँचते हैं। उसी वक्त डेड बॉडी के करीब जैसे ही जाते हैं और चेहरे को देखते तो वहीं पर दहाड़ी मार कर चीख चिल्लाने पड़ जाते हैं। पुलिस की टीम वहाँ उनसे उनका नाम पता भी पूछती है। पता चल जाता है कि असल में मृत व्यक्ति के वह अपने ससुर होते हैं, अब राम जी मिश्रा। पुलिस के सामने वहीं पर कहने लग जाते कि साहब आखिर यह सब कैसे हो गया। लेकिन वहीं पर एक महिला होती है, काफ़ी तेज तर्रार से दहाड़े मार कर अब चीख चिल्ला रही थी। पुलिस की टीम जब उस महिला के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता यह तो धनंजय पांडे की अपनी पत्नी है, पुष्पा पांडे। पुलिस की जो टीम होती है इधर पुष्पा पांडे के पास जाती, सत्वरा दिखाती है और तरह तरह के भरोसा दिलाती है। फिर इसके बाद जो होता वहीं इधर पुष्पा से ही पुलिस की टीम पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ करते ही पुलिस के सामने वह मौके पर अपने जो वासुई होते हैं वह रोक भी लेती है। पुलिस की जो टीम होती है इधर धनंजय पांडे के बॉडी का वही पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही अब नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए अब भिजवा देती है। इधर रामजय मिश्र के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध अब मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस की जो टीम होती है इधर अपने थाने में राय मशवरा करना शुरू कर देते हैं कि पुलिस को भी यकीन होता है कि बड़े घराने का यह मामला, इसीलिए जो मामला होता आगे चलकर काफ़ी बड़ा तूल पकड़ सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त एक्शन में आ जाती है। एक्शन में आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक टीम गठित करती है और टीम लेकर अब पुष्पा मिश्रा के ही अब घर पहुंचती है। लेकिन जब घर पहुंचती है तो पुष्पा मिश्रा अब अपने ही घर पर मिल जाती है। पुलिस की टीम इधर पुष्पा मिश्रा से जब पूछताछ करती है तो पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने यही निकल के आता है कि असल में देवरिया में ही रहकर अब सिवान में ही धनंजय पांडे का एक ऑफिस होता है PW में लिपि पद का, उसी में जाकर वह काम किया करता था। अब देवरिया से रोज़ का ही सिवान में आना जाना होता था। लेकिन उसकी जो अपनी पत्नी होती है ठीक उसी देवरिया में ही अपने बच्चों और साथ में अपने पति के साथ कई महीनों से रह रही होती है। हाँ, लेकिन ठीक 1 महीने से पुष्पा के द्वारा बताए हुए बात पर पुलिस को यकीन हो जाता कि ठीक पुष्पा जो होती 1 महीने से अपने मायके जाकर रह रही होती है। पुलिस की टीम इधर पुष्पा से ही पूछने लग जाती कि आप बता सकती हैं कि आखिर धनंजय पांडे का जो होता है ऑफिस में किसी से तो लफड़ा नहीं है? अगर आपको कोई जानकारी हो तो एक बार हमें इस चीज़ की जानकारी पूरी तरह से आप दे दें। पुष्पा यह बात जब सुनती करने लग जाती है कि साहब एक तो हमारे पति हमसे ढंग से बोलते भी नहीं है और ना उनसे हमसे कोई भी जल्दी तौर तरीके से पड़ता है। पुलिस की टीम जब यह बात पुष्पा से सुनती है तो पुलिस की जो टीम होती है पुष्पा की बात को जब सुनती है तो चौंक सी जाती है कि आखिर एक पति अपनी पत्नी के साथ या कैसे व्यवहार कर सकता है। पुलिस की टीम करने लग जाती है आखिर एक बार हमें बता दो, क्या उनकी किसी से दुश्मनी हो सकती है या पैसे का लेन देन है? तो पुष्पा जो होती हर बार पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, आखिर उनके साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। हो सकता है उनके ऑफिस में ही उनका कोई अपना दुश्मन बैठा हो। अब थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं DJ अब सिंह यही बात जब इधर पुष्पा से सुनते हैं, सुनने के बाद इधर उसके आंसू उसके चेहरे को देखकर वहाँ इंस्पेक्टर साहब को यकीन नहीं होता कि पुष्पा के मन में अपने पति के लिए कोई विरोध आभास पड़ा हुआ है, क्योंकि और महिलाओं की तरह पुष्पा की हरकतें तो नहीं होती। पुलिस को भी शंका होने लग जाता कि बस करो, पुष्पा के अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई दबी बैठी हुई है। पुलिस की जो टीम होती है इधर पुष्पा से पूछने लग जाती है कि एक बात हमें बता दो कि अगर तुम देवरिया में रहते हो क्या तुम्हारे कमरे पर किसी गैर व्यक्ति का आना जाना होता है? पुष्पा जब यह बात सुनती है इंस्पेक्टर का कहने लग जाती कि नहीं साहब, हमारे कमरे पर किसी का आना जाना है नहीं, ना तो हमारे कमरे के पास किसी का रिश्तेदार है, ना हमारे पति का ही रिश्तेदार है, इसीलिए हमें किसी से लेन देन नहीं है। पुलिस की जो टीम होती इधर अब पुष्पा से काफ़ी सारे सवाल करती है, क्योंकि पुलिस के मन में पुष्पा के लिए शंका बैठ जाता। और जब काफ़ी सवाल करती है इधर पुष्पा जो थे पुलिस के सवाले मुलझ जाती, कहने लग जाती कि हाँ साहब, हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमारे ही के अपने दूर के रिश्तेदार हैं रतन पांडे, उनका ही आना जाना होता है साहब। उन्हीं की वजह से हमारे पति को देवरिया में ही एक किराए का कमरा मिला हुआ था और वहीं पर हम अपने पति और साथ में अपने बच्चों के साथ कई महीनों से रह रहे होते हैं।
बस साहब उनके अलावा हमारा किसी से कोई लेन देन अब नहीं होता है। पुलिस की जो टीम उधर पुष्पा से पूछताछ करने के बाद पुष्पा का ही मोबाइल नंबर ले लेती है, बस एक शक की वजह से। अब थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं डीजे सिंह अपने थाने में आते हैं। आने के बाद पुष्पा के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकालने के सर्विलांस टीम की मदद भी लेते हैं। और जब मदद लेते हैं पुष्पा का मोबाइल नंबर अब निकल के आ जाता है। पता चलता उस मोबाइल नंबर में कोई ऐसा अनजान नंबर नहीं होता है कि जिस पर पुलिस को शंका हो। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जिस मोबाइल नंबर में इधर पुष्पा का सिम डाली हुई थी, जब पुलिस उस एमआई नंबर के बारे में जानकारी लेते पता चलता है कि उस मोबाइल में ही मौके पर 2 सिम यूज किए जा रहे होते हैं। और जब दूसरे सिम के बारे में पुलिस को टीम को जानकारी मिलती है और उस सिम के बारे में इधर सीडीआर डिटेल पुलिस के सामने आती है तो पता चलता है कि सिर्फ उस सिम से एक नंबर पर बार बार बात किए जा रहे होते हैं। वह नंबर किसी और का नहीं होता है, खुद धनंजय पांडे के ही घर आने वाला एक टीचर का होता है, इधर रतन पांडे का ही। पुलिस के सामने जैसे ही रतन पांडे के द्वारा अनजान नंबर के बारे में जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि रतन पांडे और साथ में पुष्पा के मोबाइल नंबर पर ही कई बार कई महीनों से लगातार बात हुआ करते थे। यहाँ तक कि घटना वाली रात भी पुष्पा के मोबाइल नंबर पर रतन पांडे के द्वारा फ़ोन किया गया होता है। अब पुलिस का जो शंका होता है अब और बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त इधर रतन पांडे की तलाशी करने के लिए ठीक उसके तौर ठिकाने पर जब पहुंचती है पता चलता है रतन पांडे तो अपना घर बार छोड़कर फरार हो गया। इसीलिए पुलिस की जो शंका होता है और बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम अब मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती है और मुखबिर भी लग जाते हैं और रतन पांडे की तलाशी करने के लिए। इधर मुखबिर के द्वारा ही वहां के थाना इंस्पेक्टर अब डीजे सिंह को एक चौंकाने वाली खबर मिली कि ठीक 20 अप्रैल का ही रात का वही लगभग 11 बजे के आसपास टाइम होता है कि इसी वक्त अमेठी तिराहे पर ही रतन पांडे मौजूद है। पुलिस की टीम जैसे खबर पाती है उसी वक्त एक टीम गठित करती है और ले जाती है अमेठी तिराहे पर पहुंचती है और सही में वहीं पर रतन पांडे अपने हाथ में पिट्ठू बैग लेकर खड़ा होता है। पुलिस की टीम पहुंचती है और वहीं से उसको धर दबोचती है और धर दबोचने के बाद अब अपने ही थाने अब उसी कोतवाली में लेकर पहुंचती है। और लेकिन जैसे ही पूछताछ शुरू कर देती है, पूछताछ करते ही इधर जो था पुलिस के सामने टूट सा जाता है। लेकिन टूटने के बाद इधर खुद अपनी ही प्रेमिका अब इधर जाकर पुष्पा का नाम ले लेता और जब लेता पुलिस की जो टीम होती है पुष्पा को जाती है ठीक देवरिया के उसी किराए के कमरे में रह रही इधर पुष्पा को अपने कस्टडी में लेते और लेकर थाने पहुंचती है। पुलिस के सामने कहने लग जाती है क्या करें साहब, हम तो रतन की वजह से मजबूर हो गए थे। उसके मोबाइल में हमारे कुछ आपत्ति वाले फ़ोटो पड़े हुए थे और उसी फ़ोटो को लेकर हमें बार बार ब्लैकमेल किया करता था जिसकी वजह से हमें उसके आगे झुकना पड़ा था। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है पुष्पा की बात पर यकीन नहीं करती है, इसीलिए पुलिस की टीम मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाती है पुष्पा के लिए। और जब अपनाती है तो पुलिस के सामने पुष्पा जो होती है पूरी तरह से अब टूट सा जाती है। लेकिन पुष्पा और साथ में रतन पांडे जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। असल में बिहार का ही एक जाना माना जिला पड़ता है गोपालगंज और उसी में ही बंगरा बाजार पड़ता है और ठीक उसी में ही रामजी मिश्रा रहने वाले होते हैं। उनकी अपनी बेटी होती है पुष्पा। पुष्पा की जो शादी होती है और तौर तरीके से कराने के लिए अब लग भी जाते हैं। तभी कई साल पहले उन्हें धनंजय नाम का एक लड़का मिलता है और मिलने के बाद इधर अपनी बेटी खूबसूरत तरीके से अब जाकर धनंजय मिश्रा से करवा देते हैं। धनंजय मिश्रा के टोटल अपने 2 भाई होते हैं जिसमें एक बड़ा भाई होता है रंजीत और छोटा जो भाई होता है अब इधर राजू। लेकिन रंजीत जो होता है इधर मुंबई में रहकर नौकरी करता है और जो छोटा भाई होता है राजीव मौके पर दिल्ली में रहकर नौकरी करता है। लेकिन खूबसूरत पत्नी जब धनंजय पाता है पुष्पा को पाने के बाद अपने ही गांव में अकेले ही मकान में मौके पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन पुष्पा इतनी खूबसूरत होती है कि वो अपने ही बलबूते पर अपने पति धनंजय को नचाना शुरू कर देती कि धनंजय होता है पुष्पा से देखने में थोड़ी सांवली होती है, जिसकी वजह से धनंजय अपनी पत्नी इधर पुष्पा का हद से ज़्यादा कद्र करता, प्यार देता और मान सम्मान देता। और पुष्पा इसी का फ़ायदा उठाकर अपने पति को अपने ही इशारों में नचाना अब शुरू कर देती है। और ऐसे नाचते नाचते कई महीनों का वक्त निकल जाता है और धनंजय अपनी पत्नी अब इधर पुष्पा के शौक को पूरा करते करते
अपने सारी खुशियों को कुर्बान करने के लिए अब तैयार भी हो जाता है। लेकिन पुष्पा को भी समझ में आ जाता है कि हमारा जो अपना पति है भले ही हमसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाँ हैसियत वाला है, हमारे शौक़ को तो पूरा कर सकता है। लेकिन पुष्पा को कुछ दिन बाद आभास होता है, लेकिन वह तो एकदम सरालिक स्वभाव का है, उसके कुछ भी शौक़ नहीं है, बस उसके सिर्फ अपने काम से मतलब है। बस सुबह ड्यूटी पर जाना और शाम को घर वापस आ जाना, फिर आराम से खाना पीना खाकर चारपाई पकड़ लेना। लेकिन पुष्पा को जो आभास होता है धनंजय का सिर्फ यही दिनचर्या है, और यही बात जानकर इधर पुष्पा जो होती है अब धीरे धीरे अब धनंजय से खफा होना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे ज़िंदगी गिरतने लग जाता है, और गीजते गीजते लगभग जब कई महीने का वक्त बीत जाता है, यहाँ तक कि लगभग 2 साल का वक्त बीतने का हो जाता है, तो इसी बीच पुष्पा के टोटल 2 बच्चे भी हो जाते हैं, और जिसमें एक बेटा और साथ में एक बेटी हो जाता है। लेकिन पुष्पा के जो शौक़ होते हैं, जो खूबसूरती होते हैं, कभी कम पड़ते नहीं। इधर पुष्पा जब भी अपने पति धनंजय को पाने के बाद उसकी सावलेपन की वजह से उसको काफ़ी लताड़ भी मारती, लेकिन धनंजय जो था अपनी एक ज़िंदगी का जरिया मानकर पुष्पा के हर तड़ाड़ को अपने हिसाब से सहने के लिए पूरा कोशिश भी करता। लेकिन ऐसे जब वक्त गुजरने लग जाता है, तभी ठीक घटना से कुछ ही महीने पहले धनंजय का ही एक अपना ही साला होता है। लेकिन उसी साले का उसका अपना जो ससुराल होता है ठीक देवरिया में ही भुजौली एक कॉलोनी पड़ता है, वहीं होता है। और भुजौली में ही इधर उसके साले राजू का काफ़ी आना जाना होता है। आने जाने की वजह से एक दिन खुद भुजौली कॉलोनी में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद धनंजय जो होता है वहीं एक व्यक्ति से मुलाकात करता है, और जब मुलाकात करता है पता चलता है वह अनजान जो व्यक्ति होता है और रतन पांडे होता है, जिसके अपने पिता होते हैं अब सुभाष पांडे। सुभाष पांडे जो होते हैं एक मैकेनिक होते हैं, लेकिन उनके टोटल अपने 4 बच्चे होते हैं, जिसमें दूसरे नंबर का यही बेटा होता है और रतन पांडे। लेकिन हाँ, सुभाष पांडे अपने परिवार सहित जो होता है इधर देवरिया के ही जाना माना इलाका पड़ता है अब गौरिया बाजार, और ठीक उसी में ही सिरजम हरंगपुर पड़ता है, वहीं रह रहे होते अपने पूरे परिवार सहित। लेकिन उनका जो बेटा होता है इधर रतन पांडे मौके पर ही अब इधर जाकर एमआई के कस्टमर केयर में नौकरी करता है, और उसके पास ठीक ठाक अपने जेब खर्चे भी आ जाया करते थे, वही उसका जीने का एक जरिया होता है। लेकिन हाँ, शादी के फंक्शन में शामिल होने के लिए इधर रतन पांडे पहुंचता है। पहुंचने के बाद इधर मुलाकात जब जाकर धनंजय पांडे से हो जाता है, दोनों की दोस्ती हो जाता है, तो धनंजय पांडे कहने लग जाता है कि यार हमारी जो ड्यूटी है वह ड्यूटी तो सिवान में लगी हुई है, और सिवान में रहकर PW के पारियों के मौके पर हम कार्यरत हैं। हमारा रोज़ अपने घर से वहीं आना जाना होता है, हमें काफ़ी लेट हो जाता है, और हम चाहते हैं कि तुम हमें जो होता है अपने इलाके में एक किराए का कमरा दिला दो। यह बात जब रतन पांडे सुनने के बाद कह लेता ठीक है, हम समय मिलेगा तो तुम्हें बतला लेंगे। लेकिन इधर दोनों बातचीत कर कर अपना राय मशवरा लेकर धनंजय पांडे अपने घर चला जाता है, और रतन पांडे अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही अब कुछ महीने बीतते हैं, कुछ महीने के बीतने के बाद रतन पांडे खुद धनंजय के पास फ़ोन कर देता, कहने लग जाता कि दोस्त हमें तुम्हारे लिए एक कमरा मिल गया है, तुम देवरिया में ही आ जाओ, और वहीं सौरभ श्रीवास्तव का ही एक अपना खुद का मकान है जो ठीक इंदिरा नगर में ही है। जब यह बात सुनता है धनंजय उसी वक्त रतन का बात मान लेता और ठीक अपने परिवार को लेता और लेने के बाद उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर रतन पांडे ने कमरा दिलाने की बात कही थी, और पहुंचता है सही में उसे कमरा मिल जाता है। मिलने के बाद इंदिरा नगर के ही उसी अब सौरभ श्रीवास्तव के मकान में अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ अब रहना शुरू कर देता है, और जब रहने लग जाता खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाता है, उसकी ज़िंदगी का खुशियों का जो चाँद होता है उफान मारना शुरू कर देता है। क्योंकि ठीक है अपने ऑफिस सिवान और साथ में उस देवरिया की जो दूरी होती है काफ़ी कम हो जाती है, आने जाने में भी बड़ा आसान हो जाता। सुबह निकलता है और शाम को ही बड़ी जल्दी ऑफिस से अपने उसी देवरिया वाले कमरे में पहुंच जाया करता था। अपने ससुराल भी आना जाना उसका काफ़ी ज़्यादा भी होता था, तो तरीके से होता था। और इस तरह की ज़िंदगी जो होता है धनंजय पांडे को बड़ी अच्छी लगने लग जाती, लगने की वजह से अपने परिवार के सहित बड़ी खुशी में ज़िंदगी बिताने लग जाता है। लेकिन इसी बीच धनंजय पांडे के अपने दोनों जो बच्चे होते हैं मौके पर जब बड़े होने लग जाते हैं तो धनंजय को भी आभास होने लग जाता है कि हमारे दोनों बच्चों को अब पढ़ाई की सख्त ज़रूरत है।
तो उसी वक्त अपनी पत्नी के सामने राय मशवरा जब रखता है तो उसकी पत्नी हामी भर लेती है, लेकिन सोचने लग जाती है कि बच्चों को पढ़ाई से पहले उन्हें ट्यूशन देना काफ़ी ज़रूरी है। जब यह बात संजय सुनता अपनी पत्नी की बात पर यकीन भी कर लेता। हाँ, तुम सही कह रहे हो कि बच्चों को पहले ट्यूशन देना चाहिए ताकि छोटी मोटी पढ़ाई कर सकें। और इसी बीच उसकी जो अपनी पत्नी थी पुष्पा, वह उसी समय तलाशी करने लग जाती है एक ट्यूशन टीचर की। तभी उसकी नज़र में ही ठीक वही अपना ही जो रूम दिलाने वाला मालिक होता है, ठीक रतन पांडे आ जाता। और जब आता है रतन पांडे से जाकर इधर पुष्पा बात कर लेती। बात करने के बाद खुद उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए रतन पांडे हामी भर लेता। अब रोज़ का रतन पांडे का अब उस घर में आना जाना हो जाता। लेकिन हाँ, जब शाम का टाइम होता, शाम के टाइम में धनंजय पांडे अपने घर पर पहुंचता, काफ़ी थका मारा होता। और रात का जब वक्त होता, रात के वक्त पुष्पा के सामने जैसे ही अपनी सहयोगी दिखाता तो उसी वक्त धनंजय पांडे का जो शरीर होता है पुष्पा के आगे जवाब दे देता। क्योंकि समय के हिसाब से पति पत्नी का जो रिश्ता होता है धीरे धीरे ढिलाई में आना शुरू हो जाता, कड़वाहट पड़ने लग जाती। और यही सिलसिला धनंजय पांडे और साथ में पुष्पा मिश्रा के बीच चलने लग जाता। और चलने की वजह से पुष्पा खुद अपने पति से चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है। और यहाँ तक कि धीरे धनंजय पांडे जो होता है पुष्पा की कद्र करना भी कम कर देता है। लेकिन कभी भी उसकी खूबसूरती का तारीफ करने के लिए इधर धनंजय पांडे राजी भी नहीं होता, जिसकी वजह से आए दिन पुष्पा और साथ में धनंजय के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। और झगड़े तक का सिलसिला जो होता है यह चलने लग जाता है। और पुष्पा भी सोचती है काश हमारा पति हमारी तारीफ करता है तो अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से संवार पाते। लेकिन इधर पुष्पा की सारे जो इरादे होते धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन इसी बीच अब रतन पांडे का जो होता है पुष्पा के घर काफ़ी आना जाना बन जाता। आने जाने के बाद पुष्पा की खूबसूरती पर जब नज़र डालता है रतन पांडे तो देखिए एक ही नज़र में वह दीवाना भी हो जाता है। इधर रतन अब जो था पुष्पा के इर्द गिर्द मंडराना शुरू भी कर देता। लेकिन जब भी रतन पांडे पुष्पा के करीब जाता उसकी इतनी तारीफ कर देता खूबसूरती का, चाल चलन का, खाने बनाने का, जिसकी वजह से पुष्पा जो होती है इधर उसके दिलो दिमाग में पूरी तरह से अब छा जाती। ठीक वैसी कहावत होती जो शुरू में बतलाई गई है, उसी के हिसाब से इधर पुष्पा रतन पांडे के इर्द गिर्द मंडराने भी लग जाती है। और जब भी मौका मिलता रतन पांडे घर में जाता सिर्फ पुष्पा की तारीफों का पुल बांधता। पुष्पा के पास हो जाता है कि अभी भी हमारी शारीरिक बदलाव होनी है, अभी भी हमारी कुछ स्थिति है, भले हमारे 2 बच्चे हो गए हैं। यही सब सोच साच कर इधर पुष्पा जो होती है रतन के लिए अपने सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए हर समय कोशिश में लग जाती है। लेकिन जब भी मौका मिलता रतन पांडे पुष्पा के करीब आता और हंसी ठिठोले करना शुरू कर देता है। और पुष्पा को जब भी कोई भी स्पर्श देता तो पुष्पा उसे इग्नोर कर ही देती। वह भी समझ जाता कि पुष्पा अब चाहती क्या है। और धीरे धीरे पति की गैर मौजूदगी में पुष्पा का जो होता है अब रतन से मिलना जुलना हो जाता। और जब मिलना जुलना हो जाता है तो पुष्पा अपनी सारी हदें पार करते हुए एक दिन रतन के साथ है वह सारे रिश्ते तोड़ते हुए अपने बेडरूम में संबंध बनवा लेती। और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क पति की गैर मौजूदगी में चलने लग जाता है। क्योंकि सुबह का जब टाइम होता है तो धनंजय अपना बाइक लेता, लेने के बाद अपने ऑफिस को निकल जाता और शाम के लौटता। और दोनों जो बच्चे होते हैं मौके पर स्कूल आना जाना शुरू कर देते हैं। पूरी दिन अकेली बैठी बैठी इधर इंतज़ार करती फ़ोन के द्वारा। और जब भी मौका पाता अब इधर रतन पहुंच जाता, अपने मौके का फ़ायदा उठाकर इधर पुष्पा के साथ रिश्ते कायम कर जाता। अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है। लेकिन तभी ठीक घटना से कुछ महीने पहले होता है अब रतन पांडे के गांव में मौके पर कुछ काम आ जाता। आने की वजह से वह अपना कमरा छोड़कर अपने गांव चला जाता। लेकिन दूसरी तरफ पुष्पा को जब आभास होता है कि अभी तक हमारे प्रेमी का हमें दर्शन नहीं हुआ है तो उसकी जो रातें होती बड़ी कड़वी हो जाती। उसका पति जब उसके साथ होता है हम बिस्तर होता तो इधर पुष्पा का जो शरीर होता है कहीं और होता है। पुष्पा को आभास हो जाता है उसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी सी है। लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। लेकिन जैसे ही रतन पांडे को देखने के बाद दौड़ के पकड़ लेते, अपने घर में ले जाती, दरवाज़ा बंद कर फिर अपने सारे शिकवे दूर करती, अपने रिश्तों को कायम करती है। लेकिन उसी दिन से वादा कर लेती है रतन से आज के बाद तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। रतन भी समझ जाता कि बिना अब इधर पुष्पा की हमारी ज़िंदगी भी अधूरी है। अब इधर पुष्पा और रतन दोनों मिलकर वहीं एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाते। उसी प्लान के तहत इधर खुद पुष्पा अपने पति को अपने रास्ते से हटवाने के लिए रतन के सामने पेशकश कर देती है। क्योंकि जब भी रतन घर में आता तो ठीक उसके पति धनंजय का नाम लेता, जिसकी वजह से पुष्पा अब धनंजय नाम सुनते ही भड़क जाती, कहने लग जाती है कि आखिर इससे छुटकारा कब दिलाओगे।
लेकिन इधर रतन जब बात सुनता है तुरंत ही पुष्पा की बात को सुनकर हामी भर लेता है, क्योंकि पुष्पा की ज़िंदगी जीने का सिर्फ 3 ही मकसद बचा होता है कि आखिर जब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहेगा, ठीक उसकी जो अपनी नौकरी होती है एक मृतक आश्रित कोटे के तहत पुष्पा को मिल जाएगी और साथ में मकान का मालिकाना जो हक होता है पुष्पा बन जाएगी और बनने के बाद आराम से शादी तौर तरीके से रतन से कर लेगी। यही सब सोच साझ कर पुष्पा के मन की जो खुशियों का जो हलचल होता है अब बढ़ना शुरू हो जाता है। इधर प्लान के हिसाब से काम करने तो लग जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने प्लान को कामयाब करने के लिए भी रतन भी लग जाता है और उसी वक्त जाता है अपने नाम से ही एक नया सिम देला और लेने के बाद पुष्पा को वही सिम अब पकड़ा देता। पुष्पा जो थी ठीक अपने मोबाइल में वही सिम लगा देती, इसलिए उसी नंबर से ही पुष्पा इधर रतन से बात किया करती थी। अब रोज़ बात करने का यही जरिया बन जाता है और बनते बनते लगभग जब कुछ महीने का वक्त बीत जाता है तभी पुष्पा और रतन को भी लगने लग जाता कि अब हमें टाइम नहीं गंवाना चाहिए। और 16 मार्च साल 2000 अब इधर 20 का ही अब दिन होता है। उसी दिन पुष्पा जो थी अपने पति से कुछ बोल चाल कर अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेती है और लेने के बाद अपने मायके चली जाती है। लेकिन इधर कमरे के किराए में अकेला रहकर समय जो होता है धनंजय अब पांडे बिताने लग जाता है। लेकिन जैसे 1 महीने का वक्त बीतता है और ठीक 17 अप्रैल का ही दिन होता है, उसी दिन खुद धनंजय मिश्रा के मोबाइल पर फ़ोन करती है और उससे राय मशवरा लेती है और लेने के बाद पता कर लेती है कि इस समय जो रूटीन होता है धनंजय मिश्रा का अब कैसे है। यह सब जानकारी लेने के बाद दूसरी तरफ फ़ोन घुमा देती है रतन के पास, कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास अब सही समय आ गया है। रतन भी समझ जाता है कौन सा सही समय आ गया है और उसी समय की चाहत में रतन पांडे पहले से बैठा होता है और उसी चाहत को पूरा करने के लिए एक वही अपना पुराना दांव खेल जाता है, जिस दांव के बारे में उसे जानकारी होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इधर धनंजय पांडे को एक शराब की काफ़ी गहरी लत लग चुकी है और उसी लत की वजह से उसे अपने जाल में फंसाया जा सकता है। और ठीक वैसा ही जाल चलने के लिए तैयार भी हो जाता है और 18 अप्रैल साल 2020 का ही जैसे रात का 8 बजे का आसपास का टाइम होता है और उसी वक्त इधर रतन पांडे खुद धनंजय पांडे के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है, कहने लग जाता कि ठीक चीनी मिल के करीब आ जाओ, वहीं पर आज हम पार्टी करेंगे। धनंजय पांडे अब जैसे आप बात सुनता उसी समय हामी भरता, हामी भरने के बाद अपनी वही गाड़ी लेता है और लेने के बाद निकल जाता है और निकल जाने के बाद देखता है एक पेड़ है, उसी पेड़ के साइड में रतन खड़ा हुआ है और उसके हाथ में काफ़ी सारे शराब की बोतलें होते हैं। वह बोतल देखकर इधर धनंजय पांडे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, करीब जाता है और दोनों बैठकर पैक लगाना जब शुरू कर देते हैं, लेकिन पैक का जो हिस्सा होता है इधर खुद रतन पांडे साइड में गिरा दिया करता था। लेकिन इधर दूसरी तरफ धनंजय पांडे शराब पीते चला जाता, जिसकी वजह थोड़ी देर बाद एकदम नशे में बेसुध हो जाता है। अब इसी अवस्था को देखकर रतन पांडे पास रखा हुआ एक ईंट लेता, उसी ईंट को अपने हाथ में लेता और लेने के बाद धनंजय पांडे के शरीर पर एक के बाद एक वार किए जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्लड वहीं ज़मीन पर बिखर जाते हैं। थोड़ी देर बाद धनंजय पांडे इस दुनिया को छोड़ के अब चला जाता है। इधर जैसे घटनास्थल थे वहाँ से निकलकर बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसी मोबाइल से एक व्हाट्सएप में मैसेज डाल देता है पुष्पा को कि तुम्हारे पति का हमने सारा काम अब कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ पुष्पा जब मैसेज पढ़ती है तुरंत ही पुष्पा उसी मैसेज को डिलीट कर देती है। लेकिन उसमें कुछ एक अज्ञात फोटो होता है, जिसकी वजह से पुलिस के हाथ वही सुराख लग जाते हैं और दूसरी तरफ इधर रतन पांडे जो होता है अपने काम पर अपने घर पहुंच जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर इस केस को सुलझाने के लिए लग जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने अब जो सच्चाई निकल आई सुनने के बाद लोगों का रूह तक खड़े हो जाते हैं। लेकिन इधर पुष्पा मिश्रा और साथ में रतन पांडे की तहरीर पर पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपने हथकंडे लेती है और लेने के बाद वहाँ के ही न्यायालय में ले जाती है और न्यायालय में दोनों को ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके और ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य होता है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।